नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक अहम घटना पर बात करने वाले हैं। जी। मंगल ग्रह का सिंह राशि में गोचर। हाँ, और हमारे पास जो ज्योतिषीय विश्लेषण है वो इसी पर है। मंगल जिसे हम जानते हैं सेना, हिम्मत, ऊर्जा का कारक माना जाता है। बिल्कुल। और तकनीक, बिजली, इन सब चीजों से भी जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रह 7 जून 2025 से अपनी जगह बदल रहा है। और ये बदलाव जहाँ तक विश्लेषण बताते हैं करीब 28 जुलाई 2025 तक रहेगा। इसमें खास बात यह है कि मंगल अपनी जिसे कहते हैं नीच राशि कर्क, हाँ, जहां वो थोड़ा कमजोर माना जाता है, जल तत्व की राशि है वो। सही, उसे छोड़कर सिंह राशि में जा रहा है जो अग्नि तत्व की है और मंगल के मित्र सूर्य की राशि है। हाँ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मंगल अब ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जल से अग्नि में जाना ये मंगल को बल देता है। ज्यादातर इसे अच्छा ही मानते हैं, मतलब हिम्मत बढ़ सकती है, लोगों में जोश आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ और भी है। विश्लेषण में कुछ और भी बताया गया है। हाँ, यहीं पर एक पेंच है। देखिए, इस दौरान मंगल पर राहु और केतु, इन दोनों का प्रभाव भी रहेगा। ज्योतिष में इसे अंगारक स्थिति या योग कहते हैं। अंगारक, अच्छा। ये नाम ही सुनने में थोड़ा तीव्र सा लगता है। हम्म। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, अंगारक मतलब अंगारे जैसा, आग जैसा। तो ये जो मंगल की बढ़ी हुई ताकत है ना, ये उसे थोड़ा बेकाबू या कह लीजिए विस्फोटक बना सकता है। ओह, मतलब एक तरफ तो हिम्मत और जोश है, पर दूसरी तरफ गुस्सा, जल्दबाजी, टकराव, इसका खतरा भी। तो ऊर्जा का जो संतुलन है वो साधना बहुत जरूरी हो जाता है इस समय में। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की दोधारी तलवार जैसी स्थिति हो गई। हाँ। विश्लेषण में भारत पर इसके असर के बारे में भी कुछ जिक्र है? हाँ है। विश्लेषण के अनुसार अगर भारतवर्ष की कुंडली देखें तो ये योग चौथे भाव में बन रहा है, केतु के साथ। चौथे भाव में इसका क्या असर हो सकता है? ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो ये देश के अंदरूनी मामलों में थोड़ी उथल-पुथल दिखा सकता है। जैसे आपसी मनमुटाव का बढ़ना, या कहीं-कहीं यातायात दुर्घटनाएं, आगजनी, या कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप वगैरह। तो मतलब भारी खतरों से ज्यादा देश के भीतर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा लगता है। विश्लेषण का इशारा तो यही है कि आंतरिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बड़े स्तर पर देखें तो ये आपसी तालमेल और थोड़ी सावधानी बरतने का समय है। ये तो ध्यान देने वाली बात है। अब अगर हम आम लोगों पर आएं, राशियों पर इसके असर की बात करें तो क्या ये सब पर एक जैसा असर डालेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असर हर राशि पर अलग अलग होगा, उनके अपने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। विश्लेषण में सभी 12 राशियों के बारे में बताया गया है। कुछ उदाहरण देखें। हाँ बिल्कुल, संक्षिप्त में बताइए। जैसे मेष राशि है, मंगल उनका स्वामी है, लेकिन पंचम भाव में केतु के साथ होने से मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। पेट की समस्या या संतान पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अच्छा, और वृषभ? वृषभ के लिए चौथे भाव में ये गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया। राहु केतु का प्रभाव भी है, तो जमीन जायदाद, गाड़ी वगैरह को लेकर चिंता हो सकती है। सेहत में सीने या दिल का ध्यान रखना होगा। घर में क्लेश टालें तो बेहतर। ठीक है। मिथुन राशि? मिथुन के लिए तीसरे भाव में है, जो सामान्य तौर पर अच्छा होता है। अगर ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं, प्रभाव बढ़ेगा। बस भाई बहनों से संबंध ठीक रखें और अहम जिद से बचें। कर्क राशि वालों के लिए? कर्क के लिए दूसरे भाव में है, तो आर्थिक या पारिवारिक मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। शत्रु या आग से भय का भी जिक्र है। खानपान का ध्यान रखना जरूरी है। सिंह राशि? मंगल तो वहीं जा रहा है। हाँ, सिंह के लग्न यानी पहले भाव में ही गोचर है। इसे भी बहुत अच्छा नहीं मानते। सर दर्द, बुखार, खून से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। गाड़ी सावधानी से चलाएं, और हाँ, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कन्या राशि? कन्या के लिए 12वें भाव में है, तो फिजूल खर्ची, कहीं दूर की यात्रा या साझेदारी में थोड़ी गंभीरता रखनी होगी। और तुला के लिए? आपने कहा था शायद उनके लिए अच्छा है। हाँ, तुला के लिए लाभ भाव यानी 11वें में है। ये आर्थिक मामलों के लिए, काम धंधे के लिए अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य भी ठीक रहने की उम्मीद है। वृश्चिक? वृश्चिक के 10वें भाव में, कर्म स्थान में, मित्र राशि में है, लेकिन धैर्य रखना होगा। काम की जगह पर गंभीर रहें, अपने सीनियर से बनाकर रखें। धनु, मकर, कुंभ, मीन, जल्दी से इनके बारे में भी बता दीजिए। जरूर। धनु के 9वें भाव में बहुत अच्छा नहीं, पर संतान, शिक्षा या विदेश यात्रा में कुछ मदद मिल सकती है। धर्म के विरुद्ध ना जाएं। मकर के 8वें भाव में है, ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। सेहत, खानपान का ध्यान रखें, खासकर जिन्हें पित्त की समस्या है। दुर्घटना,
आग, बिजली से सावधानी। और कुंभ? कुंभ के सप्तम भाव में निजी जीवन और दाम्पत्य संबंधों पर ध्यान दें। यात्रा टाल सकें तो अच्छा, नए सौदे अभी ना करें। आखिर में मीन राशि। मीन के छठे भाव में गोचर सामान्यतः अच्छा होता है। शत्रुओं या प्रतिद्वंदियों पर बढ़त मिल सकती है। मेहनत बढ़ेगी, कमाई भी, मान सम्मान मिल सकता है। ठीक है, तो लगभग हर राशि के लिए कुछ न कुछ ध्यान रखने वाली बात है। विश्लेषण में उपाय भी दिए गए हैं शायद। हाँ, हर राशि के लिए छोटे छोटे उपाय सुझाए गए हैं, जिनका मकसद शायद इसी बढ़ी हुई तीव्र ऊर्जा को थोड़ा संतुलित करना है। तो कुल मिलाकर सार यही लग रहा है कि मंगल की ये बढ़ी हुई ताकत एक तरफ तो जोश और हिम्मत दे सकती है, लेकिन दूसरी तरफ राहु केतु के असर से गुस्सा, टकराव या दुर्घटना का जोखिम भी है। मतलब इसे संभालना जरूरी है। एकदम सही पकड़ा आपने। विश्लेषण का निचोड़ यही है, इस ऊर्जा की क्षमता को समझें, इसके अच्छे पहलू जैसे हिम्मत, सक्रियता, उसको सही दिशा में लगाएं, और जो इसके जोखिम हैं जैसे गुस्सा, दुर्घटना, उसके प्रति सचेत रहें, और हो सके तो सुझाए गए उपायों से संतुलन बनाने की कोशिश करें। ये एक तरह से इस तेज धार वाली एनर्जी को समझदारी से चलाने जैसा है। सिंह राशि में मंगल के इस गोचर पर ये ज्योतिषीय नजरिया वाकई काफी गहरा है। मुख्य बातें यही रही, बढ़ी हुई ऊर्जा, अच्छे काम और टकराव दोनों की संभावना। भारत के लिए और अलग अलग राशियों के लिए खास सावधानी वाले क्षेत्र। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये ज्योतिष का एक विश्लेषण है, एक दृष्टिकोण है। ये ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए कुछ रास्ते बताता है, और ये अपने आप में एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। हाँ, और अंत में इस विश्लेषण से एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, जिस पे शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। मंगल की ये जो शक्तिशाली ऊर्जा है, वो भी राहु केतु से प्रभावित होकर क्या ये सिर्फ ज्योतिषीय घटना है, या ये हमारे समाज में सामूहिक रूप से एक तरफ जोश और प्रेरणा बढ़ाने का काम कर सकती है, और दूसरी तरफ शायद अनजाने में ही अंदरूनी टकराव या तनाव को भी हवा दे सकती है? इस पर विचार किया जा सकता है।